You too. Go. फिल्म की शुरुआत खंडहर हो चुकी धरती से होती है। 10 साल पहले एक सोलर फ्लेयर ने ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे तापमान 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। लगभग पूरी धरती बंजर भूमि में बदल गई होती है, जो यूवी रेडिएशन से जलकर बिल्कुल ही तबाह हो गई होती है। अब कुछ जीवित बचे लोगों में से फिंच को दिखाया जाता है। वह एक रोबोटिक इंजीनियर है जो एक सूट से इतनी गर्मी और यूवी किरणों से खुद को बचाता है। किसी भी दूसरे दिन की तरह वह अपने रोबोट डेवी के साथ कुछ खाने पीने की तलाश कर रहा होता है। जब वह किसी स्टोर के अंदर जाता है तो मेजरमेंट से पता चलता है कि एरिया में यूवी रेडिएशन का लेवल काफी अधिक है। इस बीच रोबोट स्टोर में जो कुछ भी बचा होता है उसे उठाता है। अब फिंच अपने कुत्ते के लिए भी कुछ खाना लेता है। जाने के बाद वह उस क्षेत्र को चिह्नित करता है ताकि वह उन स्थानों पर नजर रख सके जहां अब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगले शीन में फिंच एक निर्जन शहर से होकर गुजरता है जो ओजोन परत की कमी के कारण तबाह हो गया है। इसके साथ ही यूवी रेडिएशन से बचे हुए लोग भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए शहर के अधिकांश हिस्से को खाली करा लिया गया है। अचानक फिंच का सूट एक चेतावनी देता है कि तूफान आ रहा है। वह ट्रक को घुमाता है और एक्सीलेटर दबाता है, जबकि विशाल तूफान उसका पीछा करता है। सौभाग्य से वह अपनी अंडरग्राउंड लैब तक पहुंचने में सफल हो जाता है। अब इसी लैब में फिंच इस आफत से पहले काम करता था। बाद में हमें पता चला कि फिंच टीबी का रोगी है। बस उसका सबसे अच्छा दोस्त उनका कुत्ता गुडियर होता है, इसलिए वह घर पर फिंच का इंतजार कर रहा होता है। वह कुत्ते को गले लगाता है और फिर वह खाना तैयार करने लगता है। जबकि गुडियर खाना खा रहा होता है तो फिंच केवल एक ड्रिंक पीता है, क्योंकि उनका खाना खत्म होने के कगार पर होता है। इसके बाद में एआई की मदद से फिंच अपने नए प्रोजेक्ट पर बेसिक इंस्ट्रक्शन अपलोड करता है, जैसे कुत्ते की देखभाल कैसे करें, घर के काम कैसे करें, ऐसा कुछ। अब क्योंकि फिंच गुडियर को किसी भी चीज से अधिक प्यार करता है, इसलिए वह अपनी मौत के बाद उसकी देखभाल के लिए एक अत्यधिक स्पेशल रोबोट बनाने पर काम कर रहा होता है। इसके साथ ही फिंच यूवी किरणों और रेडिएशन जोखिम पर काफी रिसर्च कर रहा होता है। बाद में वह डेवी की आंखें निकालकर अपने नए रोबोट से जोड़ देता है। रोबोट को ऑन करने के बाद वह उसमें डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। कम्युनिकेट करने के कई असफल प्रयासों के बाद रोबोट आखिर में अपना सिर हिलाता है। यह दर्शाता है कि रोबोट समझ रहा है कि फिंच क्या कहना चाह रहा है। फिंच रोबोट के रिएक्शन और उसके नॉलेज से बहुत खुश होता है। वह अपने कुत्ते के साथ भी खेलता है, ये विश्वास करते हुए कि उसे जल्द ही एक नया दोस्त मिल सकता है। इसके बाद फिंच रोबोट से अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहता है। रोबोट का कहना होता है कि उसके कुछ नियम हैं, जैसे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन सबसे जरूरी नियम यह है कि फिंच के न होने पर उसे हर कीमत पर गुडियर का ख्याल रखना होगा। तभी अचानक बिजली चली जाती है। फिंच विंड टरबाइन की मरम्मत के लिए बाहर निकलता है। वह केबल को जोड़ता है, जिसके बाद रोशनी फिर से बहाल हो जाती है और इधर अंदर नया रोबोट अपना नाम जेफ बताता है। इसी बीच फिंच को एक भयंकर तूफान आता हुआ दिखाई देता है। फिंच वापस आता है और जेफ को वेदर स्टेशन से कनेक्ट करता है ताकि वह मौसम के बारे में बता सके। अब जेफ का कहना होता है कि अगले 24 घंटों में 4 अलग-अलग तूफान आने वाले हैं और वे इससे बच नहीं पाएंगे। उसका यह भी अनुमान होता है कि यह तूफान लगभग 40 दिनों तक चलेगा। यह सुनकर फिंच को विश्वास हो जाता है कि उन्हें जल्द ही वहां से निकलकर सैन फ्रांसिस्को जाना होगा, क्योंकि उसे लगता है कि वही एक सुरक्षित जगह बची है। इसके बाद फिंच रोबोट की पूरी बॉडी बनाना शुरू करता है। इसके साथ ही फिंच रोबोट की ट्रांसफर रेट को भी बढ़ाता है और उसे चलना सिखाना शुरू करता है। थोड़े से अभ्यास के बाद जेफ सफलतापूर्वक चलना शुरू कर देता है, इसीलिए फिंच अब बहुत खुश होता है। लेकिन गुडियर रोबोट को नापसंद करता है और उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। जैसे जैसे तूफान करीब आता है, फिंच सभी जरूरी सामान पैक करना शुरू कर देता है और जेफ के डेटा ट्रांसफर को केवल 72% पर अनप्लग कर देता है। इस वजह से जेफ पूरी तरह विकसित नहीं होता है और इसलिए बच्चे की तरह व्यवहार करता है। फिंच डेवी को अपने साथ चलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन यह भूल जाता है कि उसने तो उसकी आंखें ही निकाल ली हैं, इसलिए वह एक कैमरा अटैच करता है ताकि वह फिर से देख सके। दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। फिर चारों एक आरवी पर चढ़ते हैं और सैन फ्रांसिस्को की ओर जाने लगते हैं। राइड की शुरुआत में जेफ बेहद उत्सुक होता है, क्योंकि वह फिंच की हर चीज सीखने की कोशिश करता है। फिलहाल ग्रुप तूफान से बचने में सफल रहता है। फिर वे एक सुनसान शहर में रुकते हैं। फिंच यूवी सुरक्षा सूट पहनता है और जेफ को अपने साथ बाहर आने के लिए बुलाता है। इसके
उसके बाद वह जेफ को सफाई करने के बुनियादी निर्देश और सूरज के खतरों के बारे में सिखाना शुरू करता है। अब जब वे धूप में कुछ पॉपकॉर्न निकालते हैं तो इस हालत में भी दोनों को बहुत मजा आता है। इससे यह भी पता चलता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना ज्यादा था। हालांकि मजा जल्द ही फीका पड़ जाता है जब फिंच तूफान को अपने पास आते हुए देखता है। वह सभी को इकट्ठा करता है और तूफान से बचने की कोशिश करता है। फिंच जेफ के साथ बाहर भागता है और उसे आरवी को तारों से बांधने में मदद करने के लिए कहता है। अब फिंच के थक जाने के बाद जेफ काम संभालता है और इसे सफलतापूर्वक पूरा करता है। इसके बाद फिंच आरवी के अंदर जाता है और उसे सुरक्षित करता है। जल्द ही बड़े पैमाने पर बवंडर आता है और केवल एक को छोड़कर सभी तार एक के बाद एक टूटने लगते हैं। सौभाग्य से तूफान टल गया होता है और सभी लोग ठीक ठाक होते हैं। फिंच जेफ के बेहतरीन काम की सराहना करता है, लेकिन यह जानकर निराश हो जाता है कि वाहन का अगला टायर फट गया है। अब उनके पास दूसरा टायर तो है, लेकिन गाड़ी उठाने के लिए जैक नहीं है। इस पर जेफ बस अपनी ताकत का यूज करके वाहन को उठा देता है और फिंच को टायर बदलने के लिए कहता है। अगली सुबह जेफ गुडियर के साथ बात करने का प्रयास करते हुए वह कुत्ते की भाषा सीखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिंच जागता है और दोनों को समझाता है कि उन्हें और गुडियर को अच्छे संबंध बनाने में कुछ समय लगेगा। उस दिन बाद में एक बोर्ड से पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को 1522 मील दूर है। जब जेफ फिंच से यह पूछता है कि भरोसा क्या होता है, तो फिंच हैरान रह जाता है। इसलिए वह सिर्फ अपनी जिंदगी की कहानी उसे बताना शुरू करता है। वह बताता है कि कैसे उन्होंने एक प्रोजेक्ट के दौरान सॉफ्टवेयर समस्या को अकेले ही हल किया, लेकिन इसका श्रेय पूरी टीम को दिया गया। इस तरह वह उनका भरोसा जीतने में सफल रहा। इस दौरान फिंच की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। फिर अब वे एक रेस्तरां में रुकते हैं जहां फिंच को खून की उल्टी होती है। इसलिए यह महसूस करते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, फिंच गुडियर को रेस्तरां के अंदर ले जाता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। इस बीच जेफ आरवी के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है। जब वह गाड़ी चलाने की कोशिश करता है तो वह गाना लगाता है। अपने अनाड़ीपन के कारण वह हैंड ब्रेक छोड़ देता है और आरवी एक कार से टकरा जाती है। जब फिंच जेफ को फटकार लगाता है तो वह खुद को निर्दोष बताता है। फिर वह आरवी को रिवर्स करता है, लेकिन वह फिर से लड़ा देता है। गुस्से में फिंच देखता है कि जब वह सूरज की रोशनी में कदम रखता है तो उसकी चमड़ी का क्या होता है। फिर वह जेफ पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि उसका एकमात्र काम गुडियर की देखभाल करना है। इस तरह वह उनका भरोसा जीतने में सफल रहा। इस दौरान फिंच की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। फिर अब वे एक रेस्तरां में रुकते हैं जहां फिंच को खून की उल्टी होती है। इसलिए यह महसूस करते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, फिंच गुडियर को रेस्तरां के अंदर ले जाता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। इस बीच जेफ आरवी के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है। जब वह गाड़ी चलाने की कोशिश करता है तो वह गाना लगाता है। अपने अनाड़ीपन के कारण वह हैंड ब्रेक छोड़ देता है और आरवी एक कार से टकरा जाती है। जब फिंच जेफ को फटकार लगाता है तो वह खुद को निर्दोष बताता है। फिर वह आरवी को रिवर्स करता है, लेकिन वह फिर से लड़ा देता है। गुस्से में फिंच देखता है कि जब वह सूरज की रोशनी में कदम रखता है तो उसकी चमड़ी का क्या होता है। फिर वह जेफ पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि उसका एकमात्र काम गुडियर की देखभाल करना है। रेस्तरां छोड़ने के बाद फिंच जेफ को ड्राइविंग सिखाने के लिए सोचता है। पहले तो जेफ हमेशा की तरह अनाड़ी होता है, लेकिन जल्द ही उसे इसकी आदत हो जाती है और वह आसानी से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। रात में वे कैंप लगाने के लिए सड़क के किनारे रुकते हैं। वहाँ सुंदर उत्तरी रोशनी देखी जा सकती है क्योंकि ओजोन परत अब मौजूद नहीं है। जेफ कहता है कि वे अब रात में गाड़ी चलाएंगे क्योंकि दिन का उजाला बहुत खतरनाक है। हालांकि फिंच उसे बताता है कि भूखे लोग रात में आते हैं और यह खतरनाक है। सुबह फिंच को खून की उल्टी हो रही होती है और वह कांप भी रहा होता है। जेफ उसकी अच्छी देखभाल करता है। उसके बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे एक बड़े शहर में पहुंचते हैं तो जेफ डेवी को जगाता है और दोनों खाना पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। उन्हें एक अस्पताल मिलता है जिसे किसी ने पहले ही लूट लिया होता है, लेकिन जेफ को अभी तक इसका पता नहीं चलता है, इसलिए वह अंदर की ओर बढ़ता रहता है। इधर जब फिंच की नींद खुलती है तो उसे पता चला कि दोनों रोबोट गायब हैं। वह जानता है कि मुसीबत आने वाली है, इसलिए बेहद कमजोर होने के बावजूद वह तैयार हो जाता है और जेफ और डेवी को ढूंढने निकल पड़ता है। अब कोई उसे परछाई से देख रहा होता है और ऊपर की मंजिल पर जेफ भोजन, दवाएं और यहाँ तक कि अपने लिए एक फैंसी जैकेट पाकर बहुत खुश होता है। इस बीच डेवी को कुछ स्नैक्स मिलते हैं, लेकिन उसे उसके पास भालू पकड़ने के जाल नजर नहीं आता है। जैसे ही वह आगे पहुंचता है, भालू का जाल उसे चीर देता है। अब घबराया हुआ फिंच उसकी तलाश करने के बाद वह माफी मांगता है और उसकी पावर सप्लाई बंद कर देता है। जल्द ही फिंच को गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और वह जेफ को भी ढूंढ लेता है। फिंच जोर देकर कहता है कि वे अब इस जगह पर नहीं रह सकते हैं क्योंकि यह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। फिर दोनों भागने लगते हैं, लेकिन फिंच मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा होता है।
है। अब जब वे अपने आरवी तक पहुंचते हैं तो वे तुरंत तेजी से चल देते हैं, लेकिन तभी एक वाहन उनका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद फिंच जेफ को स्टीयरिंग सौंपते हुए कहता है कि आगे से कोई गलती न करे। उसने यह भी देखा कि कार अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। वे हेडलाइट बंद कर देते हैं क्योंकि जेफ अंधेरे में भी देख सकता है, जबकि रहस्यमय कार अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। इस पर अब फिंच जेफ को एक्सीलेटर पर कदम रखने और स्पीड बढ़ाने का सुझाव देता है। जैसे ही वे तूफान की तरह गाड़ी चला रहा होता है, फिंच स्टीयरिंग को पकड़ लेता है और उसे रोड से दूर ले जाता है। वह इसके बजाय अंडरपास का यूज करने के लिए सोचता है। अब जेफ उसे यह समझाने की पूरी कोशिश करता है कि आरवी की ऊंचाई अंडरपास से अधिक है, फिर भी फिंच कुछ नहीं सुनता है और आखिर में एक्सीडेंट होने से आरवी का सोलर पैनल टूट जाता है। फिर भी दुर्घटना के बाद जेफ अपनी ताकत का यूज करके आरवी को अंदर धकेल देता है। जो कार उनका पीछा कर रही थी वह आती है। हालांकि यह थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर चला जाता है। यह जानने के बाद कि लोग चले गए हैं, फिंच बाहर भागता है और देखता है कि उनके सभी सोलर पैनल टूट गए हैं। अब वह इसके लिए खुद को दोषी मानता है और उसे अब लगता है कि इसे फिर से रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब जेफ उसे भरोसा देता है कि वह उन्हें सैन फ्रांसिस्को ले जा सकता है, लेकिन फिंच उस पर झपटकर उससे बात करना बंद कर दिया होता है। गुस्से में फिंच फिर वाहन की ओर लौटता है, जबकि जेफ बारिश में बाहर खड़ा रहता है। थोड़ी ताक झांक के बाद जेफ अंदर आता है और फिंच से कहता है कि उसे लगता है कि वे सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच जाएंगे। इस बीच फिंच एक और कहानी सुनाता है कि उसे लोगों पर भरोसा क्यों नहीं है और कैसे उसने एक बैग में छोटू से गुडियर को पहली बार देखा था। वह बताता है कि गुडियर डरा हुआ और अकेला था और कैसे उसने किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करने का वादा किया था। आगे फिंच यह भी बताता है कि भूख किसी भी अच्छे इंसान को हत्यारा बना सकती है, लेकिन इसने फिंच को कायर बना दिया क्योंकि वह छिपता रहा, जबकि कुछ युवा लड़कों ने सुपरमार्केट में एक छोटी लड़की और उसकी मां को मार डाला। अगली सुबह एक दूसरे बोर्ड पर लिखा होता है कि सैन फ्रांसिस्को 480 मील दूर है। जेफ गाड़ी चला रहा होता है जबकि कमजोर फिंच आराम कर रहा है। अचानक जेफ की नजर विंडशील्ड पर एक तितली पर पड़ती है, इसलिए फिंच को जगाता है और तितली की ओर इशारा करता है। फिंच उठता है और अपना हाथ फैलाता है। अब उसे पता चलता है कि उस पर सूरज की रोशनी का कोई असर नहीं हो रहा है। फिर वह बाहर निकलता है और सूरज को महसूस करता है। क्योंकि यहाँ यूवी रेडिएशन बहुत कम हो गया होता है, इसलिए अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। वह एक फूल और दूसरी तितली को देखता है और दिल खोलकर हंसता है। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, उन्हें फूलों वाले मैदान मिलते हैं। इसके बाद में फिंच अच्छे से तैयार होता है और वे धूप में पिकनिक मनाने का फैसला करते हैं, कुछ ऐसा जो उसने 1 दशक से अधिक समय में नहीं किया है। इसके बाद फिंच अपने अतीत की कुछ और यादों के बारे में बताता है। यह सुनकर जेफ उत्साह से उठता है और बताता है कि अगर वे अभी निकलेंगे तो करीब 18 घंटे में गोल्डन गेट ब्रिज पहुंच जाएंगे। हालांकि फिंच को लगता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह जेफ से उसके मरने के बाद गुडियर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बाद फिंच गुडियर की गेंद को बाहर लाता है और दोनों एक गेम खेलते हैं। फिर वह गेंद जेफ को दे देता है और बताता है कि यह कुत्ते के साथ विश्वास बनाने के लिए पहला कदम है। इसके बाद वे दोनों थोड़ी देर के लिए मस्ती करते हैं। तभी अचानक फिंच को खून की खांसी होने लगती है। उसका सफेद सूट अब खून से लथपथ हो गया होता है। जब जेफ पूछता है कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है, तो फिंच जवाब देता है कि वह पहले उसकी बहुत मदद कर चुका है। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं। अब यहाँ जेफ बहुत परेशान होता है और हमें पता चलता है कि मशीन होते हुए भी उसके मन में भावनाएं हैं। जेफ फिर फिंच को आरवी में ले जाता है, जहाँ वह लेट जाता है। गुडियर फिंच को सांत्वना देता है, जबकि जेफ उसका सामान पैक करता है। फिंच मरने से पहले एक बार फिर अपने प्यारे दोस्त की पीठ थपथपाता है। फिर दोनों फिंच को उसके यूवी सूट के साथ मैदानी इलाके में जला देते हैं। थोड़ी देर शोक मनाने के बाद जेफ फिंच अपनी दैनिक दिनचर्या जारी रखते हैं और कुत्ते को खाना खिलाते हैं। बाद में वे फिर से खेलते हैं, इसलिए जेफ के साथ गुडियर सुरक्षित महसूस करने लगता है और बदलने लगता है। जेफ को यह भी लगता है कि गुडियर अब उसकी जिम्मेदारी है और वे फिर से अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब जब वे आखिर में गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंचते हैं, तो जेफ फिंच के लिए एक मेमोरियल बनाता है और वहाँ उन्हें लोगों द्वारा अपने प्रियजनों के लिए छोड़े गए कई संदेश मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि जीवित बचे लोगों की संख्या अधिक है। अब फिल्म के अंत में जेफ फिंच गुडियर और खुद का चित्र फेंस पर चिपका देता है। फिर वे दोनों कहीं और चले जाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।